हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम सीड टेक्नोलॉजी जो यूनिट है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये हम नेमरा सुंडा बुक से कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सीड क्या होता है। तो बॉटेनिकली देखें तो हम सीड क्या होता है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है, ठीक है, निषेचित अंडा होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, सीड बोलते हैं। बट अगर अपन बात करें एग्रोनॉमी में, तो कोई भी प्लांट पार्ट जिसका हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, दूसरे प्लांट को बनाने में, फसल को उगाने में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीड बोल सकते हैं। सबसे पहले बात करें तो नेशनल या इंडियन सीड एक्ट कब पास हुआ था, तो ये 1966 में पास हुआ था। और नेशनल सीड कॉर्पोरेशन कब आई थी, तो ये 1963 में आई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन अब बात करें क्लासेस ऑफ सीड्स, तो मेन 5 क्लासेस हैं। सबसे पहले है न्यूक्लियस सीड। तो न्यूक्लियस सीड क्या होती है, इसको हम इनिशियल सीड बोलते हैं, और इसको ब्रीडर सबसे पहले तैयार करता है। और इसकी क्या होती है, क्वांटिटी बहुत कम होती है, और इसकी प्योरिटी, जेनेटिक प्योरिटी सबसे ज़्यादा होती है। अगर अपन देखें तो 100% के समथिंग इसकी जेनेटिक प्योरिटी होती है, इसकी कम मात्रा होती है इसलिए। देन अपन बात करें ब्रीडर सीड, और सबसे पहले एक और बात है न्यूक्लियस सीड की, तो इसको कोई टैग नहीं दिया जाता और ना इसकी सर्टिफिकेशन किया जाता। ब्रीडर सीड, तो ब्रीडर सीड क्या है, ये प्रोजेनी है न्यूक्लियस सीड की। इट इज़ अ प्रोड्यूस्ड अंडर द स्ट्रिक्ट सुपरविजन ऑफ द प्लांट ब्रीड एट द रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसका प्लांट ब्रीडर के अंतर्गत ये बनाया जाता है, ठीक है। ब्रीडर सीड इज यूज टू प्रोड्यूस द फाउंडेशन सीड। फाउंडेशन सीड बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग किया फाउंडेशन सीड को बनाने में किया जाता है। इसकी जेनेटिक और फिजिकल प्योरिटी न्यूक्लियस सीड के समथिंग बराबर होती है, और इसको जब हम टैग कलर देते हैं तो गोल्डन कलर का, इसको गोल्डन येलो कलर का टैग देते हैं। देन फाउंडेशन सीड की बात करें तो ये ब्रीडेड सीड की प्रोजेनी होती है, संतान होती है। इसको मदर सीड के तौर पे भी जानते हैं, और ये क्या है, सोर्स ऑफ रजिस्टर्ड एंड सर्टिफाइड सीड क्लासेस का ये सोर्स है। देन इट इज़ जेनेटिकली 99.9% प्योर, एंड फिजिकल प्योरिटी कितनी होती है, 98% के परमिसिबल है। दैन मेनली प्रोड्यूस किसके द्वारा किया जाता है, तो नेशनल सीड कॉर्पोरेशन द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। उसको कौन सा कलर देते हैं, तो इसको वाइट टैग कलर देते हैं। दैन फाउंडेशन के बाद हम बात करते हैं रजिस्टर्ड सीड के बारे में। तो जनरली हम भारत में इसको प्रोड्यूस नहीं करते, अवॉइडेड कर देते हैं, और डायरेक्ट हम इसके स्थान पर सर्टिफाइड सीड को प्रोड्यूस करते हैं। इसके लिए हम इट इज़ अ प्रोड्यूस फ्रॉम द फाउंडेशन सीड और द रजिस्टर्ड सीड itself। इट इज़ अ सेटिस्फैक्ट्री जेनेटिक आइडेंटिटी एंड प्योरिटीज। पर्पल कलर का, इसको ऑरेंज कलर का टैग देते हैं। देन हम बात करें सर्टिफाइड सीड, तो इसको सर्टिफाइड किया जाता है रजिस्टर्ड सीड और द फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड से इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है। इसकी जेनेटिक प्योरिटी काफ़ी अच्छी होती है, और प्योरिटी भी, इसकी फिजिकल प्योरिटी भी अच्छी होती है। देन इसके बाद हम इसको कौन सा कलर देते हैं, तो इसको ब्लू कलर का, एजार ब्लू कलर का टैग दिया जाता है, और इसको अप्रूव्ड किया जाता है या सर्टिफाइड किया जाता है इसको स्टेट सीड सर्टिफाइंग एजेंसीज के द्वारा। और यही जनरली फार्मर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, कमर्शियली इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। देन वाइबिलिटी ऑफ द सीड। सीड वाइबिलिटी मतलब क्या होता है कि जो सीड जीवित है या नहीं है। तो सीड वाइबिलिटी इज डिफाइंड इज द कैपेसिटी ऑफ द सीड टू रिमेन कैपेबल ऑफ जर्मिनेशन फॉर सम स्पेसिफिक पीरियड ऑफ द टाइम। देन बात करें सीड वाइबिलिटी टेस्ट कौन कौन से हैं, तो जो पोटेशियम परमैंगनेट मेथड है, ये क्या है, क्वालिटेटिव टेस्ट है टू फाइंड आउट द वेदर सीड आर वाइबल और नॉट वाइबल। तो जो पोटेशियम परमैंगनेट टेस्ट है, इसको आप प्रयोग कर सकते हैं कि सीड जीवित है या नहीं है। जो अपने मेटाबोलाइट्स होते हैं वो डेड सीड में क्या होते हैं, लीच आउट होने लगते हैं, इस कारण ये इसको यूज़ कर सकते हैं। देन अपन बात करें टेट्राजोलियम क्लोराइड टेस्ट, तो ये क्या है, एक बायोकेमिकल टेस्ट है, और इसमें हम क्या करते हैं 0.5 से लेकर 2% सॉल्यूशन ऑफ 235 ट्राइफेनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड की जो सॉल्यूशन होता है उसमें हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं सॉल्यूशन का, जिसका कलर येलो के समथिंग होता है। और इसको हम करने के बाद क्या करेंगे, अगर जो सीड जीवित है उसमें डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की एक्टिविटी के कारण जो अपना ब्राइट रेड कलर बनेगा, जो कि किसके कारण होता है, फॉर्माजोन के कलर होता है, ठीक है। फॉर्माजोन जो केमिकल बनता है उसके कारण होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस केमिकल का यूज़ करेंगे, क्या बनेगा, ठीक है, कौन सा एंजाइम पाया जाएगा, तो डिहाइड्रोजनेज एंजाइम पाया जाएगा। और ये क्या है, क्विकेस्ट मेथड है, बहुत जल्दी हम इसके सहायता से पता लगा सकते हैं कि हमारा जो सीड जीवित है या नहीं है। जिन सीड्स में कलर आ जाता है, कलर डेवलपमेंट हो जाता है रेड कलर का, ठीक है, तो उनको क्या बोलेंगे हम, जीवित सीड है, और जिनमें नहीं आता उनको बोलेंगे कि ये नहीं है। देन हम बात करें ग्रोडेक्स टेस्ट, तो ग्रोडेक्स इज अ जर्मिनेशन सीड जर्मिनेशन इंडिकेटर। तो जो ग्रोडेक्स है, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइफेनाइल टेट्राजोलियम जो ब्रोमाइड है, उसी का ये ब्रांड नेम है क्या, ग्रोडेक्स। देन हम देखें तो आइसोलेशन डिस्टेंस क्या होती है, तो हम जैसे क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये हमारी एक फसल लगी हुई है जहाँ पे हमको हाइब्रिड सीड प्रोड्यूस करना है, उसकी दूसरे उसी फसल की उसी क्रॉप की दूसरी वैराइटीज़ या दूसरी स्पीसीज से दूर रखा जाता है एक निश्चित दूरी पे, क्योंकि उससे क्रॉस पॉलिनेशन उससे ना हो या कंटामिनेशन ना हो, इससे बचने के लिए जनरली किया जाता है।
तो मिनिमम आइसोलेशन रिक्वायरमेंट देखें तो सेल्फ पोलिनेटेड स्पीसीज के लिए कम होता है, उससे ज़्यादा थोड़ा ऑफन जो क्रॉस पोलिनेटेड स्पीसीज है उनके लिए होता है, और सबसे ज़्यादा किसके लिए होता है, जो हाईली क्रॉस पोलिनेटेड स्पीसीज होते हैं उनके लिए ज़्यादा इसकी मात्रा होती है। तो सेल्फ पोलिनेटेड में हम देखें तो इसमें राइस और जो वीट हुई बारले वोट के लिए 3-3 मीटर का होता है फाउंडेशन और सर्टिफाइड सीड के लिए। पर्ल मिलेट का अगर देखें तो 1000 और 200 होता है। बट अगर अपन बात करें मेज और सोरगम की तो मेज सोरगम में 400 फाउंडेशन के लिए होता है और 200 मीटर किसके लिए होता है, सर्टिफाइड सीड के लिए। कॉटन के जो हाइब्रिड्स हैं उनके लिए 50 मीटर होता है फाउंडेशन के लिए और 30 मीटर क्या होता है सर्टिफाइड के लिए। ग्राउंड नट और सोयाबीन में देखें तो 3-3 मीटर दोनों के लिए होता है। रेपसीड और मस्टर्ड की बात करें तो रेपसीड मस्टर्ड के लिए 400 फाउंडेशन के लिए और 200 किसके लिए, सर्टिफाइड सीड के लिए। कोकोनट्स में बहुत ज़्यादा होता है, 800 से लेकर 1000 फाउंडेशन के लिए होता है और 400 से लेकर 500 किसके लिए होता है, सर्टिफाइड सीड के लिए। ओकरा में कितना होता है, 400 रेशियो 200 होता है। टोमेटो में अगर देखें तो 50-25 का होता है करीब। ऑनियन में देखें तो 1000। देन बात करें रियल वैल्यू ऑफ सीड तो RV बोलते हैं इसको। ये जब हम सीड की जो प्योरिटी परसेंटेज है उसको जर्मिनेशन परसेंटेज के साथ डिवाइड कर देते हैं 100 से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रियल वैल्यू बोलते हैं। इट्स परसेंटेज ऑफ द जर्मेबिलिटी ऑफ द परसेंटेज ऑफ प्योरिटी ऑफ द सीड लॉट। इसको हम यूटिलिटी परसेंटेज ऑफ सीड के उस पर भी बता सकते हैं। और हम जो इम्प्योरिटी परसेंटेज होती है उनको डॉकेज बोलते हैं। अब बात आती है कि हम इसमें इन सबको अगर आपको और अच्छे से देखना तो मैंने इस पर 3 लेक्चर पहले अपलोड कर दिए। एक लेक्चर अपलोड किया है जो अपनी प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी रेड्डी एंड रेड्डी बुक की, तो उस चैप्टर को अगर देख लेंगे करीब 1 घंटे या 1.5 घंटे की जो वीडियो है उस पर आपसे पूरे कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। दूसरी वीडियो मैंने अरुण कात्यायन बुक से अपलोड की है, जिसके अगर देख लेंगे तो उससे भी आपके काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आएगी इन सबको पढ़ने में। देन जेनेटिक प्योरिटी क्या करते हैं, जेनेटिक प्योरिटी मतलब कि उसमें कोई दूसरी वेराइटीज़ का प्लांट नहीं मिला हुआ, ठीक है, इसी की दूसरी स्पीसीज़ के कोई प्लांट वगैरह नहीं मिले, तो ये क्या आती है, जेनेटिक प्योरिटी के अंतर्गत है। जेनेटिक प्योरिटी कितनी हमारे लिए 100% चाहिए, बट अगर इसमें भी 0.1 से % अगर फाउंडेशन में और 0 से लेकर 0.5% अदर जो सीड्स हैं उनमें परमिसेबल परमिटेड कर सकते हैं हम उसको। सीड इंडेक्स क्या बोलते हैं, जो 100 सीड का वजन होता है उसको हम सीड इंडेक्स बोलते हैं। ये जो बड़े सीड्स होते हैं उनमें जनरली यूज़ किया जाता है, जैसे कि अपन बात करें जैसे कि ग्राम हुआ, मेज़ हुआ। देन सीड वेट कितना होता है, 1000 जो सीड होता है उनके वजन को हम क्या बोलते हैं, सीड वेट बोलते हैं। ये जो छोटे सीड्स होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि राइस हुआ, वीट हुआ। सीड क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, इट इज़ द फिगर ऑफ द सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन परसेंटेज इन मेज, तो जर्मिनेशन परसेंटेज मेज की कितनी रिक्वायर है हमारे लिए, तो 90% रिक्वायर्ड है, जो कि हाईएस्ट है फील्ड क्रॉप्स में। तो ये क्वेश्चन JRF में पूछा गया है, कब, 2020 में पूछा गया JRF में, ठीक है। तो जो जर्मिनेशन परसेंटेज मेज की कितनी है, तो 90% चाहिए। और अगर अपन बात करें कॉटन की, तो कॉटन की कितनी होती है, 65 होती है, जो कि लोएस्ट अमंग द फील्ड क्रॉप्स में सबसे कम है। दैन बात करें सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी होती क्या है, सबसे पहले तो हमारे लिए ज़रूरी होता है कि सीड डोरमेंसी का पता करना कि ये होती क्या चीज़ है। जब हम कोई सीड है, जैसे हमारे पास ये सीड है, हमारे पास, हम इसको फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि प्रॉपर मॉइस्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, टेम्परेचर भी प्रोवाइड कर रहे हैं, सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, बट ये जर्मिनेट नहीं हो रहा, तो इसको क्या बोलेंगे, हम डोरमेंसी बोलेंगे, ठीक है। तो अब हम जो डोरमेंट्स है सीड को, तो अब हमको जब हम सोइंग कर रहे होते हैं तो हमको उससे पहले डोरमेंसी तोड़ देनी चाहिए। डोरमेंसी तोड़ेंगे तभी तो जर्मिनेट होगा, तभी हमारी फसल अच्छी होगी। तो सबसे पहले हम डोरमेंसी ब्रेक करने की एक तो फिजिकल मेथड्स होती हैं और केमिकल मेथड्स होती हैं। फिजिकल मेथड में हम सबसे पहले बात करते हैं स्कैरिफिकेशन। तो जो सीड के ऊपर जो सीड कोट होता है, जो इसके कारण क्या होता है, सीड वायु तथा वाटर के प्रति इम्परमेबल होता है, अपारगम होता है। अब जब वो अपारगम में होगा तो उसमें क्या होगा, पानी अंदर नहीं घुसेगा, जब पानी ही नहीं जाएगा, इम्बिबेशन नहीं होगा उसमें, तो वो जर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है। एयर नहीं जा रही तो जर्मिनेशन रेस्पिरेशन करने में दिक्कत आएगी। तो ये सब दिक्कतें हैं उसके बाद। तो इसलिए हम स्कैरिफिकेशन करते हैं, जिससे कोई भी फिजिकल फोर्स द्वारा या हम केमिकल का भी यूज़ करके इसको हम जो उसका सीड कोट है उसको परमेबल बना देते हैं या रप्चर्ड कर देते हैं, उसको तोड़ देते हैं। तो इसमें हम जनरली KNO3 का यूज़ कर सकते हैं, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट डोरमेंसी ब्रेकर है। थायोवीरिया का हम जनरली पोटैटो में यूज़ करते हैं, और इसको हम H2SO4 वगैरह जो अम्ल हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं। देन हम बात करें स्ट्रेटिफिकेशंस। तो स्ट्रेटिफिकेशन क्या है, चिलिंग टेम्परेचर जनरली हम देते हैं, ठंडा तापमान देते हैं सीड्स को, जिससे कि वो जर्मिनेट हो जाए। देन हम बात करें सीड प्लॉट टेक्निक। पोटैटो में सीड प्लॉट टेक्निक की खोज किसने की थी, तो ये पुष्कर नाथ ने विकसित की थी 1967 में। इसमें क्या है कि हम डिसीज़ फ्री, वायरस फ्री हमको जो पोटैटो के सीड्स हैं उनको उत्पन्न करना रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसने विकसित की थी, तो पोटैटो में पुष्करनाथ विकसित की थी। कौन सी क्रॉप में, पोटैटो में। और किस लिए की थी, तो जो वायरस फ्री जो डिसीज़ होता है ट्यूबर्स को प्रोड्यूस करने में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन एंड इन द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज द वायरस आर ट्रांसमिटेड बाय द एफिड्स। तो पोटैटो के जो वायरस हैं वो जनरली एफिड्स के द्वारा ट्रांसमिट होते हैं, जैसे पोटैटो वायरस वाई, पोटैटो वायरस एक्स हुआ, ठीक है। तो ये सभी वायरस किसके द्वारा, जनरली एफिड्स के द्वारा ट्रांसमिट होते हैं। न्यूक्लियस सीड ऑफ द पोटैटो प्रोड्यूस ड्यूरिंग द अप्रैल टू अगस्त व्हेन द एफिड्स पॉपुलेशन इन द लो इन द हिल्स। इसमें कुछ नहीं करते, आपको जनरल दिक्कत नहीं है। जैसे अभी ये अपना पहाड़ी एरिया है, तो पहाड़ी एरिया में क्या होता है, जो अपना एफिड की पॉपुलेशन है वो अप्रैल से लेके अगस्त के टाइम पे कम होती है। अप्रैल से लेके
अगस्त तक क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो जब अप्रैल से अगस्त में कम होगी तो इस टाइम पे हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे जो अपना न्यूक्लियस सीड है उसको प्रोड्यूस कर लेंगे पहाड़ी क्षेत्र में। अब पहाड़ी क्षेत्र में हमने इसको प्रोड्यूस कर लिया, अब हम इसको लेकर कहाँ पे स्टोर कर लिया, पहाड़ी क्षेत्र में लगाया और उसका जो सीड बना हमने उसको स्टोर कर लिया वेयर हाउस वगैरह में। अब ये सीड हमारा बना था, इसको हम ले गए कौन से, जो मैदानी क्षेत्र थे, ये मैदानी क्षेत्र है। अब मैदानी क्षेत्र में हमने क्या करा, इसको ले जाकर अक्टूबर नवंबर में लगा दिया, बढ़िया कोई दिक्कत नहीं है। दिसंबर जनवरी फरवरी में, जनवरी में करीब हमें इसको ऊपर जो दिसंबर में इसमें इरीगेशन देना कम कर देंगे, जिससे कि ये ट्यूबर डेवलपमेंट हो चुके हैं, ठीक है। और देन ऊपर का जो हम्स होते हैं उनको हम हटा देंगे K2SO4 का एप्लीकेशन वगैरह करके। तो इसको हम्स को या तो काट देंगे जिससे कि क्या हो, और कुछ दिनों तक हम इसको सॉइल में छोड़ देते हैं जिससे कि इसका क्या जो सीड कोट हो, जो छिलका है वो अच्छा मजबूत हो जाए। देन हम बात करें अदर कैटेगरीज ऑफ द सीड्स, तो जनरली ऑर्थोडॉक्स सीड्स और रिकल्चर ट्रेंड सीड्स में इसको क्लासीफाइड कर सकते हैं। तो देखो ऑर्थोडॉक्स सीड क्या होता है, वे सीड जिनमें हम क्या कर रहे हैं, मॉइस्चर लेवल कम कर रहे हैं और उसमें लो टेम्परेचर पर हम इनको स्टोर कर सकते हैं बिना इनकी वाइबिलिटी में लॉस। मतलब हमने अगर इनको कम टेम्परेचर पे अगर स्टोर किया और अगर इन पे मॉइस्चर कंटेंट कम है तो इनकी वाइबिलिटी पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये होते हैं ऑर्थोडॉक्स सीड्स। सामान्यतः जो सीरियल्स के जो सीड्स होते हैं और बीन्स के जो सीड्स होते हैं वो ऑर्थोडॉक्स सीड होते हैं। बट हम बात करें रिकल्सिट्रेंट सीड्स के बारे में, तो ये क्या होते हैं कि हम इनको लो मॉइस्चर कंटेंट और लो टेम्परेचर पे ज़्यादा समय तक स्टोरेज नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें जो इनकी वाइबिलिटी है या जीवन क्षमता है वो क्या होने लगती है, कम होने लगती है। जैसे कि अब इसमें कौन कौन सा मैंगो हुआ, कोकोनट हुआ, कॉफ़ी वगैरह हुआ, रबड़ वगैरह हुआ, तो ये सब इसमें आ जाते हैं। सीड एक्ट की बात करें तो सीड एक्ट कब आया था, 29 दिसंबर 1966 को सीड एक्ट पार्लियामेंट में आया और ये कब से नोटिफाइड होगा, 1968 में। और लागू कब से हो गया था, 2 अक्टूबर 1969 को ये लागू हो गया। सीड एक्ट वाज डिक्लेयर्ड एज द एसेंशियल कमोडिटी अंडर द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। सीड को एसेंशियल कमोडिटी कब से माना गया, तो जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 था उसमें एसेंशियल कमोडिटीज़ का इसके तौर पे देखा गया। देन हम बात करते हैं नेशनल सीड प्रोडक्शन एजेंसीज के बारे में, तो जो सीड्स के उत्पादन से जो एजेंसी संबंधित है उसको। तो सबसे पहले देखते हैं नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन की स्थापना 1963 में हुई। इसका मुख्य काम क्या था, इसका मुख्य काम ये था कि जो अपना फाउंडेशन सीड्स है उसको उत्पादन करना और जो फार्मर्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, और दूसरा क्या था, भारत में सीड इंडस्ट्रीज़ को विकसित करना। अब बात करें अपन जो स्टेट सीड कॉर्पोरेशन है, स्टेट सीड कॉर्पोरेशन का क्या काम होता है, तो स्टेट सीड कॉर्पोरेशन का काम है कि जो सर्टिफाइड सीड्स हैं इनको उत्पादन करना और इनकी सप्लाई को मेंटेन करना टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। और इसका जो अपना नेशनल सीड कॉर्पोरेशन पे इतना ज़्यादा भार पड़ रहा है उसको भी ये कम करता है। एगमार्क क्या होता है, एगमार्क जो अपना अकॉर्डिंग टू द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एक्ट 1937, ठीक है, it is a used national mark to express quality purity of agriculture and animal dairy product. Central laboratory of एगमार्क is situated in नागपुर। तो सेंट्रल लेबोरेटरी कहाँ है एगमार्क पे, वो है नागपुर में, और ये कब आया था 1937 में। ये इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। थैंक यू।